हेलो डियर स्टूडेंटों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों का पढ़ाई लिखाई भी बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा मेरे भाई। चलिए जी, आज हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसको आप व्यूह कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, उसको हम लोग आज देखते हैं मेरे भाई। यह जो वीडियो होगा यह पहला वीडियो है, यह लेक्चर का वीडियो है भाई, जिसमें हम लोग पूरे चैप्टर का इंट्रो को समझने का प्रयास करेंगे। और इंट्रो यदि आप बढ़िया से समझ लेते हैं जी, तो आपको बेहतरीन तरीक़ा से आप अपने चैप्टर पर पकड़ बना पाएंगे। आप अपने प्रत्येक प्रश्नावली को बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्यूशन कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग आज पहला वीडियो है इस चैप्टर का, इसमें हम लोग इंट्रो देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि चैप्टर फ्लो क्या है। चैप्टर फ्लो कहने का मतलब मेरे प्यारे कि इसमें जो है आप व्यूह जो है टोटल कितने एक्सरसाइज पढ़ना है जी, तो टोटल पढ़ना है 4 एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज है मेरे भाई, पहला प्रश्नावली है 3.1, फिर दूसरा प्रश्नावली है जी 3.2, और तीसरा प्रश्नावली है 3.3, और चौथा प्रश्नावली है 3.4। और यह चारों प्रश्नावली पढ़ने के बाद मेरा कंप्लीट जो है यह चैप्टर कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगा। और पहला जो एक्सरसाइज है मेरे भाई, प्रश्नावली है 3.1, इसमें हमें आव्यूह जो है उस आव्यूह के परिचय एवं उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करना है, जो कि हम इसी वीडियो में अभी देख लेंगे इसका। ठीक है, उसके बाद दूसरा जब हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, दूसरा प्रश्नावली, उसमें लिखा हुआ है क्या कि आव्यूहों पर संक्रियाएं, मतलब इस आव्यूह पर जो सॉल्यूशन करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको देखेंगे। क्या होते हैं उसमें, जैसे जोड़ कैसे बनाएंगे आव्यूह के घटाव कैसे बनाएंगे, गुना कैसे बनाएंगे, ये तमाम चीज़ों को हम लोग प्रश्नावली 3.2 में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, हाँ। और प्रश्नावली 3.3 में हम लोग क्या करना है कि आव्यूह का परिवर्त, ठीक है, परिवर्त, यहाँ पर परिवर्तन नहीं है, आव्यूह का परिवर्त होना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग करेंगे। मतलब 3.3 में हमको पढ़ना है आव्यूह का परिवर्त निकालना। कैसे निकालना है सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद सममित क्या होता है, वह विषम सममित क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे 3.3 एक्सरसाइज में। और लास्ट जो एक्सरसाइज है 3.4, उसमें हमको पढ़ना है क्या, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और यह मेरे प्यारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप, हम और तमाम लोग बढ़िया से जानते हैं कि इससे भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और यह बहुत ही इजी चैप्टर है, बेहतरीन तरीक़ा से आप समझ पाएंगे, कोई दुख की बात नहीं होगा, अच्छा से आप समझ पाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो एक बार सभी विद्यार्थी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जी, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे यदि आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, और यदि मेरे प्यारे, यदि आप लोग को ये सारा का सारा पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारा का सारा यदि पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो मेरे भाई रिचअप स्टडी टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में सारे नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा, सारा पीडीएफ को आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो चलिए मेरे प्यारे, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एक्सरसाइज पढ़ना है 3.1, उस आव्यूह के परिचय के बारे में और इसके प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलेंगे जी। तो अब स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रो देखते हैं, चैप्टर 3 का इंट्रो क्या है। ठीक, चलेंगे, चलिए जी। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना। ठीक है जी, प्रस्तावना है ना, इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं जी, प्रस्तावना। इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से आप लोग समझते चलिएगा, बिल्कुल समझ आएगा मेरे प्यारे, बढ़िया ढंग से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। यह एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हम सोच के चल रहे हैं कि आपको ऐसा थोड़ा सा पढ़ाया जाए जिससे आप हल्का सा चैप्टर पर भी पकड़ बन पाए आपका, है ना। इसीलिए देखिए, तो क्या है लिखा हुआ कि इस अध्याय में हम आव्यूहों के बारे में अध्ययन करेंगे जी। आव्यूह क्या है अभी हम लोग समझेंगे, पहले हल्का सा इंट्रो हम लोग देखते हैं। तो यह जो अध्याय है, जो चैप्टर 3 है, उसमें हम आव्यूह के बारे में समझना है, आव्यूह के बारे में पढ़ना है। और क्या है कि ये विज्ञान व यंत्र शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रमुख हो
औजार है। मतलब कि यंत्र शास्त्र के अध्ययन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है यह अव्यूह। और क्या है मेरे भाई कि आधुनिक गणित में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अभी जो मॉडर्न जो मैथमेटिक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है मेरे भाई मैट्रिक्स, जो अव्यूह चैप्टर है। और देखो कि ब्रिटिश गणितज्ञ आर्थर केले ने सर्वप्रथम अव्यूह की अवधारणा प्रस्तुत के बाद में, अब चलिए अब एक बात आपको याद रखना है कि सबसे पहले ब्रिटिश का गणितज्ञ थे जिनका नाम था आर्थर केले। तो सबसे पहले अव्यूह के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में बताने वाले कौन थे? तो इसको याद रखिएगा आप कि आर्थर केले सबसे पहले अव्यूह के बारे में यही अवधारणा प्रस्तुत किया था। उसके बाद क्या हुआ, एक और महान भौतिक शास्त्री जिसका नाम है हाइजेनबर्ग ने अपने प्रसिद्ध क्वांटम सिद्धांत यानी क्वांटम थ्योरी, है ना, क्वांटम थ्योरी की व्याख्या करने के लिए अव्यूहों का औजारों के रूप में प्रयोग किया। उसके बाद कौन, एक बहुत बड़े भौतिक शास्त्री थे हाइजेनबर्ग। इन्होंने भी अपने क्वांटम सिद्धांत में इस अव्यूह का व्याख्या किया, इस अव्यूह का उपयोग किया, है ना, बेहतरीन तरीका से इस अव्यूह को बताने में सक्षम रहे। यानी सबसे पहले अव्यूह के इस्तेमाल करने वाले, अव्यूह के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिशियन थे, जो ब्रिटिश थे, नाम था आर्थर केले। उन्होंने सबसे पहले बताया था इस अव्यूह के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में। उसके बाद कौन आए? तो हाइजेनबर्ग आए जिन्होंने क्वांटम सिद्धांत में इसको व्याख्या किया, ठीक है। और तब संसार ने अव्यूहों के प्रयोग की आवश्यकता को समझा और तब जाकर के बाद में यह धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक बेहतरीन अवधारणा यह अव्यूह ले लेता है कि नहीं। धीरे धीरे इसका प्रयोग लोग करने लगते हैं और पूरे दुनिया में इसका प्रयोग बहुत जोर शोर से होने लगता है। और इनका प्रारंभ सूचनाओं को एकत्रित करने के साधन के रूप में हुआ। मतलब आखिर हम अव्यूह का प्रयोग क्यों किए? तो जितने भी सूचना हैं उस सबको एकत्रित करके किस तरीके से सजा के रखा जाता है, इसके लिए हमें यह अव्यूह को बनाया गया है, ठीक है। इसीलिए हम लोग अव्यूह को पढ़ते हैं। सपोज करिए जी कि यदि आपको कह दिया जाएगा कि बहुत सारे बुक दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि अलमारी में इसको अच्छे से सजाना है, तो आप किस प्रकार को अरेंज करेंगे, ये हमारा अव्यूह बताता है, ये हमारा मैट्रिक्स बताता है कि कितने पंक्ति में करेंगे, कितने रो में करेंगे, कितने कॉलम में करेंगे, उसको कैसे एडजस्ट करना है। तो यही एडजस्टमेंट हमको इस चैप्टर में पढ़ना है मेरे भाई। तो सोचो कितना मस्त चैप्टर है, बिल्कुल यार इसका तो यूज भाई होता ही है कि नहीं। आगे देखिए कि आज इनकी उपयोगिता गणित में ही नहीं अपितु अन्य विषयों जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र वगैरह वगैरह। और आज जो है मैट्रिक्स अव्यूह सिर्फ गणित में ही नहीं, ऐसे तमाम बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जहां पर अव्यूह का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। हाँ जी, तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। हम थोड़ा सा पहले इसका इंट्रो लेने का प्रयास करते हैं, उसके बाद लिख कर समझाएंगे मेरे भाई, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, यदि वीडियो अच्छा लगे जी तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, दोस्तों के पास शेयर वगैरह करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, ठीक है। चलेंगे भाई आगे हम लोग आप देखते हैं इससे, चलिए, है ना। अब देखिए कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो मनोविज्ञान, रेखीय कार्य योजना, प्रायिकता सिद्धांत, ग्राफ सिद्धांत, सांख्यिकी तथा जनसंख्या गतिकी इत्यादि में भी व्यापक रूप से निहित है। सोचो अव्यूह का उपयोग इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा तरीके से अव्यूह का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, है ना। तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बढ़िया है, हम लोग एकदम मस्त तरीके से समझते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, आगे देखिए अब हम देखते हैं अदिश राशियाँ। आखिर अदिश राशियाँ क्या है, जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, है ना, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और सभी विद्यार्थी कहीं ना कहीं इस अदिश राशियों से परिचित जरूर होंगे, बिल्कुल होंगे ही होंगे, है ना। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए कि वे राशियां जो योग
व्यकलन, गुणज एवं विभाजन के गणितीय नियमों का पालन करती है अदिश राशियां कहलाती है। बस याद रखेंगे, जो गणित के बीज गणित के नियमों का पालन करता है योग के लिए, उसको हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। और ये राशियां वास्तविक भी हो सकती है तथा सम्मिश्रित भी, है ना। मतलब आप जानते होंगे भाई, 11th क्लास में पढ़े होंगे कि नंबर्स जो होते हैं, संख्या होते हैं, वास्तविक भी होते हैं, काल्पनिक भी होते हैं और सम्मिश्रित भी होते हैं। तो यह जो होते हैं मेरे भाई अदिश राशियां कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मेरे भाई देखो कि उदाहरण के लिए देखो, 2 क्या है तो वास्तविक संख्या, ये क्या है वास्तविक है, 31 है, ये क्या है सम्मिश्रित संख्या, है ना, ये है ये। तो जितने भी संख्या है ना, तो यह जो अदिश राशियां हो सकती हैं वह वास्तविक भी हो सकती हैं और सम्मिश्रित संख्या भी हो सकती हैं। इसको आप याद रखेंगे। ठीक, चलेंगे भाई, इससे आगे आप लोग देखते हैं जी। चलेंगे तो देखो, यहाँ तक हम लोग कर लिए है ना, दोबारा लग गया है कि उदाहरण हम लोग अभी देख चुके हैं, यहाँ तक देख चुके हैं। आगे देखिए कि आखिर रो क्या होता है, पंक्ति क्या होता है। अब जो हमारा है, ध्यान से अब कुछ चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है, जो बात हम समझाते हैं उसको ध्यान से समझ। तो अब हम लोग पंक्ति के बारे में देखते हैं। तो देखो कि क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। जी भाई, क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार से यदि आपको लिखा हुआ रहेगा, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, ठीक है जी, हाँ जी, ध्यान से समझिएगा। जैसे यदि इस प्रकार से यदि हम लोग ऐसे ऐसे यदि रेखा खींच दे ऐसे, तो ये रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रेखा को हम लोग रो कहते हैं, ठीक है, यानी पंक्ति कहते हैं। यदि स्तंभ क्या कहलाता है, ऐसे देखो स्तंभ क्या होता है ऐसे, तो ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब कि यदि इस प्रकार से यदि आपको लाइन खींच दिया जाएगा, है ना, सीधा सीधा, यानी इस प्रकार से यदि आपको लाइन खींच दिया जाएगा, तो इस प्रकार से जो लाइन खींचा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्तंभ बोलते हैं, कॉलम कहते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर हम अवयव को किस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार सजाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। चलेंगे भाई, चलेंगे। तो देखिए कि रचना आखिर हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, किसी भी अवयव को रचना कैसे करते हैं देखेंगे। तो राशियों का वह समूह जो कुछ पंक्तियों व कुछ स्तंभों में व्यवस्थित है, रचना यानी अरे का निर्माण करता है। बहुत अच्छा, है ना। कुछ पंक्ति मतलब कुछ यदि ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग क्या कर दिए भाई, पंक्ति, है ना, और स्तंभ दोनों कर दिए, है ना। इस प्रकार से पंक्ति का भी निर्माण कर दिया, इस प्रकार से स्तंभ का भी निर्माण कर दिए, तो उसको क्या कहते हैं जी, उसको हम लोग कहते हैं रचना। किया एक अच्छा सा रचना हो जाता है, अवयव का रचना हो जाता है। अब देखते हैं मेरे भाई कि अवयव आखिर होता क्या है, मैट्रिक्स आखिर क्या होता है। ठीक, देखिए तो अवयव अदिश राशियों से निर्मित एक आयताकार रचना है। बहुत अच्छा। यह आयताकार रचना लघु कोष्टक, ये वाला है लघु कोष्टक, है ना, और दोहरे दंड, ये वाला है दोहरे दंड, है ना, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, दोहरे दंड ये है, अथवा दीर्घ कोष्टक, दीर्घ कोष्टक यहाँ पर है ना, के अंदर बंद होती है। मतलब यदि कोई संख्या को हम लिखें, यदि कोई अवयव को लिखें, तो उसको हमें या तो ये वाला ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, या तो उसको हमें डबल बार्स के अंदर लिखना होगा, या उसको हमें ये बड़ा वाला कोष्टक के अंदर लिखना होगा, ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, जहां हम दीर्घ कोष्टक का प्रयोग करेंगे। इसमें से हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग बड़ा वाला कोष्टक, दीर्घ कोष्टक का प्रयोग करेंगे किसी भी अवयव को लिखने के लिए। जैसे हम कोई चीज़ दिए, मान लेते हैं कि आपको 2 गो किताब साइंस का दे दिए, ठीक है, 2 गो साइंस का दे दिए, 2 गो कह दिए कि 3 गो दे दिए आपको हिंदी का, और 1 गो दे दिए इंग्लिश का, 1 को नहीं दिए मैथ का, और कहते हैं कि इसको अरेंज कर दो। तो यही जो अरेंजमेंट है मेरे भाई, यही बड़का कोष्टक में भर दिए, तो यही जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग करते हैं क्या, इसी को हम लोग अवयव कहते हैं। कहते हैं कि अलमारी में इसको सजाना है तो इस प्रकार सजा दीजिए, पहले रख दीजिए क्या साइंस वाला, फिर रख दीजिए क्या हिंदी वाला, फिर रख दिए क्या इंग्लिश वाला, फिर रख दिए क्या मैथ्स वाला, है ना, कोई सब्जेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे रख दीजिए। या आप पहले 2 ऐसे रख दीजिए, 3 ऐसे रख दीजिए, 1 ऐसे रख दीजिए, 0 ऐसे रख दीजिए। कैसूँ यदि आप अरेंज करते हैं और इस अरेंज को यदि बड़ा वाला डब्बा में बंद कर देते हैं, तो यही जो अरेंजमेंट है, इसी को हम लोग कहते हैं मेरे भाई मैट्रिक्स कहते हैं, और इसी को हम लोग अवयव कहते हैं, इसी को हम लोग अवयव के नाम से जानते हैं।
समझ आया होगा आपको। अव्यूह क्या है? किसी भी संख्या को व्यवस्थित करने का तरीका है ना। किसी भी कोई भी आइटम्स को यदि हम पैक कर रहे हैं, रख रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, यही अरेंजमेंट ही हमारा अव्यूह कहलाता है, यही अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स कहलाता है। उम्मीद है समझ आया होगा। चलेंगे भाई आगे चलते हैं। आप ध्यान दीजिए, अब एक m गुना n अव्यूह की परिभाषा। आखिर m गुना n क्या होता है बिल्कुल समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है दिक्कत वाली बात। तो डिफिनीशन ऑफ अ m इंटू n मैट्रिक्स, एकदम ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल समझ आएगा, समझने का प्रयास करेंगे जी। ठीक है, देखिए, तो mn राशियों का वह समूह जो क्रमबद्ध m पंक्तियों तथा n स्तंभों से निर्मित एक आयताकार रचना के रूप में व्यवस्थित रहता है। यदि मेरे भाई इस तरीके से हम मैट्रिक्स का निर्माण कर दिए, ठीक है, इस तरीके से हम मैट्रिक्स बना दिए, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं कि यहाँ 3 रख देते हैं, 2 रख देते हैं और इधर 5 रख देते हैं, ठीक है। कोई मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं, यहाँ 7 रख देते हैं, यहाँ 0 रख देते हैं, यहाँ पर 1 रख देते हैं। चलो, इस प्रकार से मैट्रिक्स। और यहाँ पर देखो क्या है कि m जो है वह पंक्तियाँ को बताता है, ठीक है, बढ़िया। और n जो है वह स्तंभ को बताता है। मतलब यहाँ पर यदि हम लिख दिए कि m गुना n, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि m बताता है कि कै गो इसमें पंक्ति है, रो कै गो है, और इसमें स्तंभ कै गो है, यानी कॉलम कै गो है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इधर एगो लाइन और इधर 2 गो लाइन है ना, 2 गो लाइन। तो बताइए, इसको हम R1 बोलेंगे, रो 1, इसको बोलेंगे रो 2 R2। तो कै गो हो गया रो? 2 गो। तो यही m बताता है क्या? रो की संख्या, यानी कै गो रो है, कै गो पंक्ति है, ठीक है। अच्छा, n क्या बताता है? तो कॉलम की संख्या। देखेंगे तो कॉलम कै गो है? तो एगो है ना, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये 2 गो, और फिर यहाँ से ऐसे देखिए ये 3 गो। तो कॉलम को हम क्या बोलते हैं? C1, C2 और C3, क्योंकि कॉलम को C से लिखते हैं इसलिए। तो बताओ, कॉलम कै गो हुआ? 3 गो हुआ, एगो ये वाला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो m और n जो बताता है यह किसी भी अव्यूह को कितने ऑर्डर में लिखा गया है, रो कै गो है और कॉलम कै गो है, यही बात को इस m और n बताता है, ठीक है। बढ़िया बात, आपको इसको याद रखना है। आगे देखिए कि m गुना n अव्यूह कहलाता है। मतलब यह जो अव्यूह है किसके गुना में है? m गुना n। यदि इसको हम कहें कि m का मान कितना है भाई? तो 2 गो है ना, यानी 2 गो रो है। अच्छा बताइए, गुना कॉलम कै गो है? तो 3 गो। यानी यह जो अव्यूह का निर्माण हुआ है कै गो? 2 गुना 3 वाला अव्यूह का निर्माण हुआ है। इसको हम लोग कोटि भी कहते हैं। इसको जी आप याद रखेंगे, क्या कहते हैं जी? तो इसको हम लोग कोटि भी कहते हैं, कोटि आप याद रखेंगे, कोटि भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो यह 2 गुना 3 कोटि वाला अव्यूह का निर्माण हुआ है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसे क्या है भाई? तो m/n अव्यूह बोलकर पढ़ा जाता है, यानी m गुना m इस अव्यूह का क्रम यानी ऑर्डर कहलाता है ना। तथा अव्यूह का आकार यानी साइज को निर्धारित करता है कि कितना बड़ा अव्यूह होगा, इसका निर्धारित यही तो ही कर रहा है ना, यही तो कर रहा है जी भाई। आप इसको याद रखेंगे, बेहतरीन तरीका से बात को याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, हम लोग आगे सीखेंगे कि कोई भी चीज को हम कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं। कोई भी नंबर दे देगा, कुछ भी दे देगा सजाने के लिए, तो किस तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं, इस सारे चीज तमाम बढ़िया से चीजों को हम लोग देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, तो अगला टॉपिक है क्या कि एक m गुना n अव्यूह का मानक रूप निम्न है। इसका मानक रूप क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं ध्यान से। चलेंगे, ध्यान से देखिए, हल्का सा मैं यहाँ पर समझाने का और प्रयास करूंगा। चलिए अगला स्लाइड में समझाते हैं। तो देखो, कोई भी अव्यूह जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है ना। हम लोग देखो, कोई भी अव्यूह है जिसको आप ABCD के कुछों से लिख सकते हैं, है ना। मान लेंगे कि हम कहेंगे कि बताओ कोई एगो अव्यूह दे दिया, तो हम मान लेंगे कि b बराबर है ना, और इधर क्या है, मान लेते हैं 2, 5, 3 और 7 है ना। तो ये अव्यूह है, तो हम यहाँ पर क्या मान है? b बराबर। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD का कोई अक्षर मान सकते हैं, और यही अव्यूह लिखने का तरीका है। तो ध्यान दीजिएगा, यह लिखा कैसे गया है? A11, A12, A13
इसको किस तरीके से लिखा गया है उसको हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझिए। देखो ये भी हम समझेंगे कि आखिर ये इसका मतलब क्या है, सब समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर क्या था भाई, m इंटू n, तो m बताइए रो काय गो है, तो 2 गो है। देखो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये है ना, ऐसे 2 लाइन में है, तो इसको हम बोलते हैं R1 और इधर बोलते हैं R2। जी भाई चलेंगे। और यहाँ पर देखिए कॉलम काय गो है जी, तो कॉलम भी 2 गो है, C1 और ये क्या है जी, C2। ठीक, बढ़िया। अब ध्यान दीजिए, यदि हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर बताओ, तो यहाँ पर m गुने n होता है, तो ऑर्डर क्या होगा, इसमें रो 2 गो, तो 2 अगुना कॉलम का गो 2, तो 2 गुना 2 ऑर्डर का ही अब यू हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है से समझेंगे। ध्यान देने वाली बात है क्या से ध्यान दो, ये जो है ये 2, ये जो 2 है, बताइए ये कैमा है, तो इधर से यदि देखेंगे तो पहला रो और इधर से यदि नीचे देखेंगे तो पहला कॉलम है ना, रो भी पहला और कॉलम भी पहला। तो ई जो है कोई भी एलिमेंट अंदर जो भरल है उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो यह जो अवयव को हम ए लिख देते हैं, ठीक है, मतलब ए के जगह पर कुछ हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ हो सकता है। ई कैमा है, पहला रो, तो पहले ई क्या बताता था, रो बताता था, एम है ना, एम बताता था क्या, रो, तो रो का गो है 2 गो, तो पहला रो है ना, तो बताओ ये पहला रो, तो रो कैमा है पहला, 2 कैमा स्थान पर है, पहला रो, तो पहला रो यानी 1 नंबर, ठीक है। अच्छा ये कॉलम कैमा है, तो कॉलम भी 1 नंबर, तो 1 नंबर हो गया, मतलब भाई 11 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम अच्छा से लिख देते हैं। ये क्या हो गया जी, तो ये हो गया आपका 11, ठीक है। कैसे हो गया है ना, तो पहला रो और पहला कॉलम, तो 2 का जो स्थान है क्या हो गया, A11 हो गया, है ना, मतलब यह बात यहां पर लिखा हुआ है, देखो ठीक है, यहां पर ये बात लिखा हुआ है। अच्छा यदि हम कहे इस 7 का स्थान निकालना है, 7, तो बताओ ये पहला रो आई दूसरा रो, तो रो तो दूसर का है, तो दूसर का यानी कोई अवयव होगा तो ए लिखेंगे, 7 के जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ हो सकता है, तो ए हम मान लिए। और रो पहले रो लिखते हैं, रो कैमा है तो दूसरा, तो ये हो गया 2। अच्छा कॉलम कैमा है, तो देखो पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम भी दूसरा, तो उसका स्थान क्या हो गया, A22, यानी 7 का स्थान क्या हो गया, A22। तो इसी तरीके से हम कोई सा भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो यह जो है यह मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव लिखल है उसका स्थान यह बताता है कि यहाँ पर कोई अवयव होगा तो उसको हम A11 कहेंगे, यहाँ पर अवयव होगा तो A12 कहेंगे, यहाँ पर अवयव होगा तो उसको हम A13 कहेंगे। A13 के पहला 1, इसका मतलब ये रो नंबर पहला, तो ये क्या है, R1 है ना, पहला रो, तो यह चलते यहाँ क्या है, रो पहला। लेकिन कॉलम क्या है, देखो तो ये पहला कॉलम 1, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये 3 जो है कॉलम को दिखा रहा है, 1 जो है रो को दिखा रहा है। तो इसी प्रकार से जितने भी इसमें एलिमेंट्स होंगे, जितने भी इसमें मैट्रिक्स होंगे, उसको हम इसी प्रकार से दिखाते हैं, इसी प्रकार से उसको प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, तो A33 है, क्यों 33, तो देखो पहला रो ये हो गया, दूसरा रो है ना, ये हो गया तीसरा रो, ठीक है भाई, ये हो गया तीसरा रो। तो बताओ पहले रो यानी इसका स्थान निकालना है, तो रो तीसरा है ना, तीसरा रो। बताओ कॉलम का मा, तो पहला ई, दूसरा ई, तीसरा ई, कॉलम का मा तीसरा। यह चलते यहाँ पर कोई भी चीज लिखाएगा ना, कोई भी एलिमेंट लिखाएगा उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे A33, ठीक है, मतलब A33 स्थान पर वह कोई एलिमेंट है जो यहाँ होगा से, है ना। तो इसी प्रकार से हम इसको लिखते हैं, ठीक है, समझ आया है जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बातों को समझिएगा। और जहाँ आई का मान देखो, इसको हम लिखते हैं AIJ, ठीक है, AIJ मतलब कोई जो एलिमेंट है कैमा स्थान पर होगा उसको लिखने का तरीका क्या है, AIJ से हम लोग उसका स्थान लिखते हैं। सपोज करिए यहाँ पर लिखना है, तो A को A लिख देंगे, आई मतलब कैमा रो में है, तो तीसरा का रो, तो ये 3, A की जगह पर, आई की जगह पर 3 हो जाएगा। और
जे के जगह पर यानी कॉलम का मान था तीसर का, तो यह बात ई लिखल है आई का मान 3 जे का मान 3 स्थान को डिनोट कर रहा है। उम्मीद है समझ आया होगा। तो यही है 1 2 3 से m तक और 1 2 3 से n तक, यही लिखने का तरीका है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको यह बिल्कुल समझ आया होगा कि कोई सा भी मैट्रिक्स को किस प्रकार हम लिखते हैं, है ना। ये क्या है, इसी प्रकार से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी वस्तु को सजाने का काम करेंगे, इस बड़ा वाला डब्बा में पैक करेंगे। ठीक है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब क्या है, एलिमेंट क्या है, तो वही जो डब्बा में जो A11 A12 A13 जो भी लिखा हुआ था उसी को हम लोग अवयव कहते हैं। तो यही है कि A11 A12 से लेकर AMN को अवयव A के अवयव कहते हैं। जहाँ AIJ अवयव I वे पंक्ति, है ना, और J वे स्तंभ के संधि पर स्थित होता है। ये बात तो हम लोग पढ़ लिए हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। आगे देखिए कि एक m गुना n अवयव के विशेषता, आखिर विशेषता क्या होता है, तो हम लोग यह भी देख चुके हैं भाई कि इसमें m पंक्तियां हैं जी, हम लोग पंक्ति हैं देख चुके हैं। और n क्या है, तो n है स्तंभ है ना। मतलब इस तरीके से यदि फिर आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार समझिए, है ना। तो ऐसे जो है, ऐसे, है ना, इस तरीके से लिखाएगा। कई को लिखा है उससे मतलब नहीं है। तो ये हो गया क्या, R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, है ना जी। और ऐसे यदि लिखाएगा तो हो गया C1, ऐसे यदि लिखाएगा तो हो गया C2। मान लेते हैं 2 को है तो C1 C2। तो R1 जो है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, M कहेंगे, है ना। और इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग N कहेंगे। तो बताओ M कै गो, 3 गो, N कै गो, तो 2 गो। यही है 3 गुने 2 का ही अवयव हो गया, है ना। यही बताता है। M है क्या, पंक्ति, कै गो लाइन है सूतल वाला, और N क्या है, खड़ा वाला कै गो लाइन है, इसको दर्शाता है। और प्रत्येक पंक्ति में N क्रमबद्ध राशियां होती है। हाँ भाई, अच्छा, प्रत्येक स्तंभ में M क्रमबद्ध राशियां होती है। M N क्रमबद्ध है ना, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से R1 R2 R3 इस तरीके से, C1 C2 C3 इस तरीके से होता है। आगे देखिए कि इसमें कुल MN राशियां हैं। देखो MN होना चाहिए, MN राशियां हैं, MN राशियां, है ना। टोटल राशियां कितने हैं, तो 3 दूना 6। देखो एगो यहाँ होगा, एगो यहाँ होगा, है ना, 2 एगो यहाँ होगा, एगो यहाँ होगा, एगो यहाँ होगा और एगो यहाँ होगा। टोटल 6 गो, तो यही है 6। यानी कोई सा भी एलिमेंट्स, कोई सा भी मैट्रिक्स में कुल कितने अवयव है, इसको हम इसी से निकालते हैं, कोटि से, है ना। रो कै गो है से आ कॉलम कै गो है से, दोनों को गुना कर देते हैं तो टोटल इसमें कै गो संख्या बैठल है उसका मान निकल जाता है, यानी कुल अवयव की संख्या निकल जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ आता होगा बेहतरीन तरीका से, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलेंगे आगे। हाँ जी, चलो भाई, अब ध्यान दीजिए, कुछ संकेत है, नोटेशन। अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, है ना, से सूचित किया जाता है, जैसे ABC से लगातार कुछ हो, है ना। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बड़ा वाला ABCD, है ना, कुछ भी से हम उसको अवयव को सूचित कर सकते हैं। और अवयव या तत्व या प्रविष्टियां, वही अंदर में जो भरल है ना, डब्बा के अंदर जो अंक भरल है उसी को हम लोग अवयव कहते हैं, या तत्व कहेंगे, या उसको प्रविष्टियां कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि राशियां A11 A12 और AIJ अवयव के अवयव या तत्व या प्रविष्टियां कहलाती हैं। ये द्विअनुलग्न संकेत यानी डबल सफिक्स नेशन में लिखा जाता है। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग मेरे भाई अगला वीडियो में समझेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। बेहतरीन तरीका से आप 1-2 बार और वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छा तरीका से समझ आ जाएगा, उम्मीद करते हैं, है ना। और इससे आगे हम लोग लेक्चर लेके आएंगे, वहाँ पर हम लोग अवयव के प्रकार वगैरह को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे भाई यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब,